हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीएस शिमला। आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ आईबीपीएस और हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक में आपका इंग्लिश का पेपर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके लिए उसका पैटर्न, उसका ओवरव्यू और उसकी स्ट्रैटेजी। बिकॉज इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके कंप्लीट जो आपका जो पेपर है उसका जो वैल्यू है, जो उसकी एवरेज वैल्यू है, आपकी मार्किंग वैल्यू है, वो इंक्रीज करता है। सो इंग्लिश का पेपर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी भी रहता है अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हैं, इन चीजों को अटेम्प्ट करते हैं प्रॉपरली। सो शुरू करते हैं। सो आर यू रेडी टू क्रैक फॉर योर 2024 एग्जाम्स? सो लेट्स गो फॉर द डिस्कशन। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मार्किंग स्कीम है, ठीक है, आपके प्रीलिम्स में और मेंस में जो इंग्लिश का पेपर आता है वो टोटल क्या कहते हैं कितनी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आता है और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीलिम्स में आपको टोटल क्वेश्चन जो दिए जाते हैं वो 30 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल मार्क्स जो है वो 30 मार्क्स हैं। मींस 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स, 1 एंड 20 मिनट्स आर बीइंग ग्रांटेड। 20 मिनट्स बहुत ही शॉर्ट टाइम रहता है और जैसे ही 20 मिनट्स ओवर हो जाते हैं आपको नेक्स्ट पेपर जो है वो डिस्प्ले कर दिया जाता है। सो 20 मिनट्स मींस अ लॉट। और देखा जाए आपके मेंस के पेपर में टोटल आपके आते हैं 35 क्वेश्चंस आते हैं और उसका जो मार्किंग होता है वो होता है आपका 40 मार्क्स का और कितने का रहता है आपके 40 मिनट्स का रहता है। बट अभी हम कंसंट्रेट करेंगे आपके प्रीलिम्स के पेपर के लिए, बिकॉज प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आप मेंस में जा सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू योर प्रीलिम्स पेपर डिस्कशन, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, पैटर्न। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके जो पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा आता है। ठीक है, इंग्लिश में अब तक जो देखा गया है वो दो पैटर्न्स फॉलो किए गए हैं, द पैटर्न नंबर 1, पैटर्न नंबर 2। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वाइज देखा जाए तो ये फॉलो करता है आपका कॉम्प्रिहेंशन का पैटर्न। कॉम्प्रिहेंशन का पैटर्न मैं बहुत अच्छे से आपको जस्टिफाई करती हूँ इस चीज के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पैटर्न में जैसे कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, अगर तो आपको कंप्लीट पेपर में एक जो कॉम्प्रिहेंशन है वो लेंथी कॉम्प्रिहेंशन प्रोवाइड किया जाएगा, तो कॉम्प्रिहेंशन के बेस पे आपको क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, साथ में कुछ वोकैबुलरी आपको कुछ एरर फाइंडिंग या कुछ बोल्ड जो वर्ड्स हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज पूछे जाते हैं, वो आपका फर्स्ट पैटर्न होता है। मींस अकॉर्डिंग टू द पैसेज आपकी ग्रामर भी आती है, वो फर्स्ट पैटर्न होता है। दूसरा पैटर्न रहता है आपके पेपर्स के लिए जिसमें आपको सिर्फ क्या कहते हैं एक सिंपल कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, सिर्फ आपको उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपकी जो ग्रामेटिकल एक्सरसाइज है वो उससे डिफर करती है। ये रहता है आपका सेकंड पैटर्न। ठीक है, इसके लिए आपका एक ओवरव्यू मैं आपको जरूर दिखाऊंगी आपके कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड। आगे मूव ऑन करते हैं। ओके, व्हाट्स कम इन पेपर, लेट्स डिस्कस दिस वन। फर्स्ट रहता है आपका एरर डिटेक्शन। यस, एरर डिटेक्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहती है, बिकॉज मैक्सिमम इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं या सिंपली उनको पता ही नहीं लगता कि एरर डिटेक्ट कैसे करना है। ठीक है, वो तो आपको ग्रामेटिकली मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, बट एरर डिटेक्शन किस फॉर्म में, किस पैटर्न में आपके पास आएगा, लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट रहता है ओल्ड पैटर्न। ठीक है, अब ओल्ड पैटर्न में क्या रहता है, आपको 4 स्टेटमेंट्स दी जाती है। 4 स्टेटमेंट जो है कॉन्टिन्यू ऑर्डर में बात की गई होती है, साथ में उनमें से एक स्टेटमेंट में एरर होता है, सो वो ओल्ड पैटर्न है। ठीक है, सेंटेंस पैटर्न। ठीक है, सेंटेंस पैटर्न में क्या होता है, जिसे हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कहते हैं। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें एक अंडरलाइन या बोल्ड करके एक जो एक वर्ड है जिसको आपने करेक्ट करना है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में आपको प्रोवाइड की जाएंगी 4 ऑप्शंस। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन होती है आपकी नो इंप्रूवमेंट की। तो उसके अकॉर्डिंग एक ही वर्ड को रिप्लेस करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दी जाती है। सो वो भी एक सेंटेंस डिटेक्शन होता है जिसमें मैक्सिमम बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज एक चीज है और उसकी आपको 4 ऑप्शंस प्रोवाइड की जाए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट विद प्रैक्टिस, विद प्रॉपर ग्रामर, यू कैन डू इट। ओके, नेक्स्ट पैटर्न रहता है वर्ड पैटर्न। ठीक है, वर्ड पैटर्न बहुत सिंपल रहता है, सिंपल वर्ड्स दिए जाते हैं, उसमें आपको जैसे कि एक कोई वर्ड यूज किया गया है आपके स्टेटमेंट में, द वर्ड इज द शिप हैज ड्रॉन्ड इन द ओशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट बोली गई। अब
इस जगह पे जो ड्रॉन वर्ड है वो यूज नहीं किया जाएगा, बिकॉज शिप जो है वो नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग के लिए ड्रॉन नहीं यूज किया जाता है। नॉन लिविंग थिंग के लिए हम सिंक यूज करते हैं, सिंक और सैंक, ठीक है। तो यहाँ पर सैंक आना चाहिए, ड्रॉन वर्ड यूज किया जाता है लिविंग बींग्स के लिए। तो ये एक वर्ड पैटर्न फॉलो किया जाता है जो कि आपको एरर डिटेक्शन में डिटेक्ट करने के लिए आता है। सो मैक्सिमम अभी तक जो देखा गया है पेपर्स में, वो आपका जो सेंटेंस पैटर्न है, जो इंप्रूवमेंट सेंटेंस पैटर्न है, वो बहुत अच्छे से आता है और वर्ड पैटर्न भी आता है, ठीक है। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज योर स्पेल एरर। मिस स्पेल एरर जो है वो आपके पेपर में आता है। स्पेलिंग बेस्ड भी एरर जो है आपके पेपर्स में प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है स्पेलिंग एरर, ठीक है। स्पेलिंग एरर इज वेरी सिंपल, मींस कोई ऐसी स्पेलिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी जो उस स्टेटमेंट में आनी प्रोवाइडेड नहीं है या उस स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं कर रही है। यू नो द वर्ड इज स्टेशनरी। एक आपके पास वर्ड है स्टेशनरी, ठीक है। सो स्टेशनरी की स्पेलिंग जो दी गई है वो NERY दी गई है, ERY दी गई है एंड स्टेशनरी और स्टेटमेंट में ऐसे बता दिया जाएगा दैट पर्सन इज स्टेशनरी एट वन पोजिशन, ठीक है। तो ये वाली स्पेलिंग दे दी जाएगी, बट ये यहाँ पर गलत है, बिकॉज ये ER का मतलब, स्टेशनरी का मतलब है योर स्टेशनरी मीन्स बुक्स, योर बुक्स, पेंसिल, इरेजर, एवरीथिंग। बट स्टेटमेंट में जो स्टेशनरी वर्ड यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा NARY वाला, सो दैट मीन्स स्टैटिक। तो इस तरीके से आपको जो है वो स्पेलिंग एरर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंटेक्स्ट बेस्ड, ठीक है। कंटेक्स्ट बेस्ड कैसा आता है? कंटेक्स्ट बेस्ड मींस आपको एक सिंपल सा सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें जो कंटेक्स्ट है, जैसे कोई ऐसा वर्ड यूज कर दिया जाएगा जो वहां पर स्टेटमेंट में यूज नहीं होगा। सेम केस गोज टू योर स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग में आपको स्पेलिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी और कंटेक्स्ट बेस्ड में उसको एक सेंटेंस फॉर्म बना दिया जाएगा, दैट इज योर कंटेक्स्ट बेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रामर बेस्ड, ठीक है। ग्रामर बेस्ड जो आपका एरर आता है, स्पेलिंग एरर आता है, दैट इज अगेन कि जो चीज वहां पर रिक्वायर्ड नहीं है, मे बी गोज टू द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जो चीज यूज होती है या कोई गलत फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज कर दिया गया होता है, दैट इज योर ग्रामर बेस्ड एरर। सो जो ये मिसस्पेल्ड एरर है ये आपके इस अकॉर्डिंग पेपर में दिए जाते हैं। मूव ऑन करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स, ठीक है। आपको जो फिलअप्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो भी एक अलग पैटर्न से पेपर में आते हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट सिंपल फिलर इज योर सिंगल स्पेस। आपको जब सिंगल स्पेस, सिंगल फिलर प्रोवाइड किया जाता है वो बहुत ही इजी होता है, बिकॉज इसमें नॉर्मल ग्रामर पूछी जाती है। स्पेशल गोज टू योर प्रेपोजिशन एंड कंजक्शंस, ठीक है। प्रेपोजिशंस पूछ लेंगे या कंजक्शन का पार्ट आ जाता है या somehow little bit of nearby vocabulary पूछ लेते हैं। so they are so simple, आप easily attempt कर सकते हो। but डबल फिलर्स में थोड़ा सा इशू रहता है। डबल फिलर्स में क्या हो जाता है कि आपको दो फिलर्स दिए जाते हैं और दो फिलर्स में आपको अलग अलग जो है वर्ड्स दिए जाते हैं, उसको आपको फिल करना होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि इसमें ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों प्रोवाइडेड की जाती है। सो दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम, बिकॉज ग्रामर और वोकैबुलरी को फिल करना फिलअप में, वो भी साथ में एक सीक्वेंस ऑर्डर में फिल करना थोड़ा सा रहता है, अनलेस एंड अनटिल आपको सेंटेंस जो है वो समझ में आए। सो दैट इज द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट कि इसमें आपको सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, कॉम्बिनेशन, यस, कॉम्बिनेशन फिलर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज राइट नाउ जो पैटर्न फॉलो किया जा रहा है वो कॉम्बिनेशन फिलर्स का है कि एक सेंटेंस दिया है, कंप्लीट एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में आपको दो फिलर्स प्रोवाइड किए हैं। दो फिलर्स में आपको ऑप्शन में कोई एक, जैसे एक फर्स्ट ऑप्शन में है आपको दो वर्ड्स दिए जाते हैं। कॉम्बिनेशन फिलर सबसे इजी रहता है। द थिंग इज, अगर किसी को फर्स्ट फिलअप का स्टेटमेंट नहीं समझ में आती तो सेकंड को समझ के वो जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकता है। द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट, कॉम्बिनेशन फिलर बहुत इजी होता है। सो ये आता भी आपके पेपर्स में इजी फॉर्म में है, नॉट सो डिफिकल्ट, नॉट इवन सो मॉडरेट, सो इट्स वेरी इजी, बहुत इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता है कॉम्बिनेशन फिलर। आगे मूव ऑन करते हैं। yes, next one is your close test, okay। close test according to the paper,
ठीक है। क्लोज टेस्ट जो होता है, आई होप यू आर नोइंग व्हाट इज अ क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट आपको सबको पता है क्या होता है। क्लोज टेस्ट होता है जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और उसी पैराग्राफ में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं और उसी फिल इन द ब्लैंक्स के अगेंस्ट आपको 4 या 5 ऑप्शंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है। द मोस्ट सिंपलर वन क्लोज टेस्ट जो है बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया जाता है और इसके 2 पैटर्न्स फॉलो किए गए हैं। द फर्स्ट पैटर्न इज द ओल्ड पैटर्न जिसमें पैराग्राफ और आपको ऑप्शंस प्रोवाइड की जाती हैं। एक पैराग्राफ दिया गया है, साथ में आपके पास ऑप्शंस हैं, बहुत इजीली पुटअप किया जा सकता है। इसमें भी ग्रामर और आपकी वोकैबुलरी जो है एज इट इज आपको ऑप्शन में दी जा सकती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्लोज टेस्ट का ये रहता है कि समटाइम्स जैसे पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है और एक स्टार्टिंग फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में आपको नहीं पता लगा तो यू कैन कैरी ऑन टू द सेकंड वन देन टू द थर्ड वन। ऐसे नहीं है कि आपको फर्स्ट पे ही स्टिक रहना पड़ेगा। आप कभी कभी क्या होता है इस वाले पैटर्न में कि लास्ट में आके मींस कभी कभी हमें लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ बताती है कि हमारा जो फर्स्ट फिलअप है उसमें क्या आना चाहिए, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूटी पैराग्राफ में होता है तो इसमें कभी कभी आपको ऐसा भी करना पड़ सकता है। इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट अकॉर्डिंग टू योर पेपर व्यू बहुत इजी आते हैं, डिफिकल्ट नहीं आते हैं, बहुत इजीली जो है बच्चे इसको कर सकते हैं। और बेसिकली पूरा पेपर देखा जाए तो ग्रामर और वोकैबुलरी पर ही बेस्ड रहता है। तो ग्रामर और वोकैबुलरी जिस बच्चे की अच्छी है वो बहुत इजीली अपना ये सारा पेपर कंप्लीटली अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता है। ओके, दूसरा पैटर्न डिस्कस करें। दूसरा पैटर्न जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पैटर्न रहता है बिकॉज हम सोचते हैं कि ये बहुत चीज इजी है बट नॉट सो एग्जैक्टली। देखा जाए जैसे कि आपको ऑलरेडी एक वर्ड पैटर्न जो है वो गिवन होता है, फिल इन द ब्लैंक दिया गया, उसमें ऑलरेडी जो फिल अप है वो फिल किया हुआ होता है और आपको पूछा जाता है कि ये जो फिल किया हुआ जो वर्ड है वो राइट है कि रॉन्ग है। तो इसमें कंफ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है कि बच्चा जो फिलअप में किया होता है वो कहता है कि यार यही वर्ड जो है वो सही है, बट जरूरी नहीं होता और होता भी है। ठीक है, सो इसके लिए बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को समझना पड़ता है और समझ के स्टेटमेंट के जो वर्ड्स गिवन होते हैं आपको एरर के लिए वो देखने पड़ते हैं, डिटेक्ट करने पड़ते हैं। सो दिस इज द न्यू पैटर्न जो अब फॉलो किया जा रहा है। ओल्ड पैटर्न इजी था बट न्यू पैटर्न थोड़ा सा क्लोज टेस्ट में डिफिकल्टी जो है वो ला रहा है, बट नॉट सो डिफिकल्ट अगर आपको ग्रामर और वोकैबुलरी आपकी अच्छी है। सो ये भी आपके लिए इजी रहेगा। ओके ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेज रिप्लेसमेंट। यस, फ्रेज रिप्लेसमेंट जो है अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पेपर। फ्रेज रिप्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 2 पैटर्न फॉलो करवाए जाते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट में। द फर्स्ट पैटर्न इज गोज टू योर ग्रामर बेस्ड। ठीक है, ग्रामर बेस्ड है कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, उसमें जो है अगेन एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, उसमें आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, हाईलाइटेड वर्ड ग्रामर का दे दिया जाएगा, तो उस बेस पे आपको जो है एरर फाइंड आउट करना पड़ता है। तो दैट इज अगेन वेरी इजी, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। फ्रेज रिप्लेसमेंट जो है वो बहुत ही इजी रहता है, अंडरलाइन वर्ड्स गिवन होते हैं। और दूसरा पैटर्न जो फॉलो किया गया है दैट इज ईडियम्स बेस्ड। ईडियम्स बेस्ड में अगेन आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ में आपको दे दिया जाता है ऑप्शंस के साथ, तो वो रेक्टिफिकेशन के लिए इजी रहता है। बिकॉज देखा जाए, लेट मी टेल यू वन थिंग, ईडियम बेस्ड जो फ्रेज रिप्लेसमेंट आता है वो आपका मेनली मेंस के पेपर्स के लिए आता है। ठीक है, प्री में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है, बट बहुत कम रेयर चांसेस रहते हैं कि आपके प्री के पेपर में जो आपका जो फ्रेज रिप्लेसमेंट आएगा वो आता है ग्रामर बेस्ड। यस, ग्रामर बेस्ड। आपका जो ईडियम बेस्ड है वो आपके मेंस में पेपर में आता है, बट समहाउ प्री के पेपर में भी 0.1% के चांसेस हैं कि ये आ सकता है। ठीक है, सो इसके लिए मेंस के पेपर में तो वैसे भी आपको बहुत जो है स्टडी करना हो सकता है, बिकॉज ईडियम बेस्ड आता है तो आपको बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ईडियम्स और फ्रेजेस के बारे में। ओके, वर्ड रैप। वर्ड स्वैपिंग क्या होता है, सेम की आपको एक ऑर्डर दिया गया है, वर्ड्स का ऑर्डर दिया गया है, जैसे ए ऑप्शन दी गई है आपको, जैसे यहाँ पर एक ए बी सी की ऑप्शन दी गई है आपको, तो इसमें हो सकता है कि जो वर्ड ए में आना है वो आपको बी में प्रोवाइड किया गया है, जो बी में आना है वो सी में प्रोवाइड किया है। जस्ट लाइक आपको जंगलिंग जो वर्ड्स है वो करना पड़ता है, सीक्वेंस ऑर्डर जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है,
4 वर्ड्स दिए जाते हैं, हाईलाइटेड वर्ड्स होता है और इसमें आपको सिर्फ एक शिफ्टिंग ऑफ द वर्ड्स करना होता है। स्टेटमेंट जैसे कि जस्ट हैव अ लुक टू द स्टेटमेंट, आई जस्ट गिव यू। सो ये कुछ वर्ड्स आपको दिए, वर्ड स्वैपिंग करनी होती है, सेंटेंस फॉर्म करना होता है अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। सो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, दैट इज योर स्टेटमेंट दैट बिल राइट्स अ पोएम। तो ये आपका जो है वर्ड स्वैप बन जाता है, बहुत इजी होता है, नॉट सो डिफिकल्ट और बहुत इजीली जो है अटेम्प्ट किया जाता है और ये पेपर में भी बहुत इजी ही आता है, नॉट टू वरी फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। यस, नेक्स्ट जो आपके पेपर में आता है और अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न भी देखा गया है, बिकॉज आपके पेपर्स के काफी कोई पैटर्न जो है वो चेंज भी हुए हैं, बहुत सारी चीजें जो है न्यू एडअप भी हुई हैं, बहुत अलग जो पैटर्न है वो भी देखा गया है। ठीक है, तो इसमें अब नया जो आया है दैट इज योर मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में क्या है आपके लिए, मैच द कॉलम में आपको क्या कहते हैं, दो सेट जो है डिफरेंट डिफरेंट कॉलम वाइज, कॉलम ए कॉलम बी जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। कॉलम ए में आपके पास 4 ऑप्शंस होती हैं, कॉलम बी की 4 ऑप्शंस होती हैं। तो कभी कभी सेंटेंस फॉर्म में भी आता है, प्लीज हैव अ लुक, इसमें थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि मैच द कॉलम आता कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक फर्स्ट पैटर्न डिस्कस करूंगी। फर्स्ट पैटर्न में सपोज आपके पास ऑप्शन है ए बी सी, ठीक है। अब इसमें जो पैटर्न आया वो आपका आया वर्ड्स, मींस एक वर्ड दे दिया जाएगा, उसके साथ का कोई वर्ड है जो आपको मैच करना है। सो इस तरीके से मैचिंग जो है वो प्रोवाइडेड होती है, जैसे आपके पास वर्ड्स जो है वो गिवन होंगे। लेकिन दूसरे पैटर्न में क्या है कि आपको एक ए स्टेटमेंट दी जाएगी, ठीक है। ए स्टेटमेंट जो है वो एक रन कर रही है स्टेटमेंट, आधी स्टेटमेंट दी जाती है और उसके बाद क्या होना है वो कहीं ना कहीं आपको कॉलम बी में ऑप्शन में दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक सेंटेंस सीक्वेंस में चल रहा है, उसका एक हाफ पार्ट आपको कॉलम ए में दिया गया होता है, हाफ पार्ट जो है कॉलम बी में दिया गया होता है, उसकी जब ज्वाइनिंग करनी होती है दैट इज द मैच द कॉलम। सो मैच द कॉलम वर्ड वाइज में तो इजी रहता है, बट जब सेंटेंस में आता है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि कॉलम ए में जो सेंटेंस गिवन होता है वो अपने आप में कंप्लीट होता है, वो कोई डिमांड नहीं कर रहा होता कॉलम बी से अपने आप को ज्वाइन करने में, तो कभी कभी सिंगल फॉर्म में भी जो है सेंटेंस ज्वाइन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स। यस, स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स में क्या होता है, आप लोगों को स्टेटमेंट पेपर में 2 स्टेटमेंट जो है वो इशू की जाती है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट्स इशू की गई, दोनों स्टेटमेंट्स में आपको इन बिटवीन स्टार्टर्स और कनेक्टर्स दे दिए जाते हैं। जैसे कि कोई स्टेटमेंट है ही इज एन ऑनेस्ट, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट हुई। दूसरी स्टेटमेंट ही इज एन ब्रेव मैन, ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट्स हैं। अब इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए आपको स्टार्टर्स और कनेक्टर्स दिए जाएंगे। अगर बात करें तो प्रेपोजिशंस या कंजक्शंस दे दी जाती हैं जो स्टेटमेंट को ज्वाइन अप करती हैं, ठीक है। कंजक्शंस का मेन काम होता है ज्वाइन करने का। तो जब वो दिए जाते हैं तो आपको एक बहुत सारी 4 ऑप्शन दी जाती हैं कि कौन सी जो कनेक्टर्स हैं आप इस स्टेटमेंट में लगाएंगे ज्वाइन करने के लिए। सो वो स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स होते हैं, बहुत इजी होते हैं, नॉट सो डिफिकल्ट, वेरी इजी। इसके लिए आपको मेन जो है जो कनेक्टर्स हैं, कंजक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, साथ में आपको प्रेपोजिशन की इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। रीजन इज कि आपको पता है प्रेपोजिशंस प्रीपोजिशंस प्रोवाइड करते हैं, कंजक्शन 2 स्टेटमेंट को ज्वाइन करते हैं, बट प्रेपोजिशंस कुछ ऐसी प्रेपोजिशंस हैं जो कंजक्शंस का रोल भी प्ले करती हैं। सो दिस इज द रीजन कि ये स्टार्टर्स और कनेक्टर्स हैं। आई गिव यू वन एग्जांपल, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन, ठीक है। अब बिटवीन का हमें मीनिंग पता है कि बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, ठीक है। बट जब बिटवीन को एज अ कंजक्शन यूज किया जाता है तो बिटवीन जो है वैसे प्रेपोजिशन है, बट बिटवीन को एंड के साथ जब यूज किया जाता है तो वो कंजक्शन का रोल प्ले करता है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन कि प्रेपोजिशन और कंजक्शन इस फॉर्म में स्टार्टर्स और कनेक्टर्स के फॉर्म में आपके पेपर में प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपको बहुत इजीली अटेम्प्ट किए भी जाएंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं रहता है ये वाला पार्ट भी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज योर रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द पेपर व्यू समहाउ थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होता है, बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है,
रीजन इज कि बच्चों की जो है वो रीडिंग हैबिट नहीं होती, बिकॉज रीअरेंजमेंट बहुत रेयर है कि कोई ग्रामेटिकल रूल फॉलो करता है। बेसिक रूल फॉलो जो पिछले पैटर्न में फॉलो हो रहा था वो था पंचुएशन का रूल, ठीक है। पंचुएशन का रूल ये था कि जो स्टार्टिंग अल्फाबेट अगर कैपिटल है तो आपको पता है कि ये स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस बनता है, यार फुल स्टॉप लगा है तो इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो कैपिटल में आएगा, तो थोड़ा इससे इंफॉर्मेशन मिल जाती थी कि यहाँ पर जो कैसे सेंटेंस बनेगा। बट अब सेंटेंस पैटर्न चेंज हो चुका है, हर एक सेंटेंस कैपिटल से ही शुरू हो रहा है, एंड द मोस्ट प्रॉब्ली कि यहाँ पर ग्रामेटिकल एज इट इज कोई रूल नहीं फॉलो किया जा रहा है, तो इसमें आपको देखना पड़ सकता है कि आपको किस तरीके से रीअरेंजमेंट करना है। इसके भी दो पैटर्न्स हैं। द फर्स्ट वन इज अ सेंटेंस पैटर्न, बहुत ही सिंपल है, आपको एक सिंपल सेंटेंस दिए जाते हैं, सेंटेंस में देने पे आपको जो है 4 ऑप्शन जो है वो प्रोवाइडेड होती है, तो उससे एक आइडिया लगाया जा सकता है कि हम इसमें जो ये ऑप्शन जो है वो सेट हो सकती है, सीक्वेंस ऑर्डर बनाना होता है, सो दैट इज द सेंटेंस पैटर्न। दूसरा पैटर्न आ जाता है पैराजम्बलिंग, ठीक है। पैराजम्बलिंग में ओल्ड पैटर्न है कि आपको एक सिंपल सा एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, आप उस पैराग्राफ को जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं, सो दैट इज द ओल्ड पैटर्न, ठीक है। न्यू पैटर्न में क्या है कि आपको एक क्वेश्चन फॉर्म में दिया जाता है, जैसे यहाँ पर मैंने ओल्ड पैटर्न के बारे में बात की कि एक छोटा सा पैराग्राफ है, हर एक पैराग्राफ को एक प्रॉपर ऑर्डर देना है, प्रॉपर सीक्वेंस के बारे में बात करनी है, तो वो तो ओल्ड पैटर्न हुआ। न्यू पैटर्न जो है वो क्या चीज ले रहा है कि आपको पूरा एक स्टेटमेंट दी जाती है, जैसे क्वेश्चन फॉर्म दिया जाता है, जैसे आपको एक स्टेटमेंट दी गई, ठीक है, ABCDE, ठीक है। ओल्ड पैटर्न में क्या था बच्चे, आपको स्टार्टिंग और एंडिंग प्रोवाइड की जाती थी, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें पता है कि किसी की स्टार्टिंग मिल जाए, हमें किसी की एंडिंग मिल जाए, तो हम बहुत अच्छे से जो है वो अरेंज कर लेंगे। न्यू पैटर्न में ना तो आपको स्टार्टिंग प्रोवाइड की जाती है, ना तो आपको एंड प्रोवाइड किया जाता है, आपको कंप्लीटली ही पैराग्राफ को जो है वो अरेंज करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज यहाँ पर दिया क्वेश्चन फॉर्म देंगे कैसे, क्वेश्चन नंबर 1, विच वन इज द फिफ्थ स्टेटमेंट, ठीक है। अब बच्चा ये सोच के पेपर पढ़ रहा होता है कि सबसे पहला क्वेश्चन ही आएगा विच वन इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, उसके माइंड में माइंडसेट बना होता है कि एक सीक्वेंस ऑर्डर पकड़ना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में क्वेश्चन आ जाएगा विच वन इज द फिफ्थ स्टेटमेंट, देन इट गोज टू विच वन इज द थर्ड स्टेटमेंट, विच वन इज द सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। और कभी कभी न्यू पैटर्न में ऐसा भी देखा गया है कि आपको फिफ्थ स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया, फोर्थ के बारे में पूछ लिया है, थर्ड के बारे में पूछ लिया, आपको वन स्टेटमेंट को वो इग्नोर ही कर देते हैं, या एक स्टेटमेंट बीच में से ओमिट ही कर देते हैं। उन्होंने ओमिट जरूर किया, बट आपको तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप फाइंड आउट नहीं करोगे आप अपना सीक्वेंस ऑर्डर नहीं बना पाओगे। सो दिस वन योर न्यू पैटर्न जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, ठीक है, एक बात की। सेकेंड थिंग इज आई वांट टू टेल यू कि जो रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट में जब हमें सेंटेंस अरेंज करने को दिए जाते हैं तो यू नेवर नो कि आपको किस तरीके के सेंटेंसेस आ रहे हैं। समहाउ किसी की साइकोलॉजी बता दी जाएगी, महात्मा गांधी की साइकोलॉजी के बारे में कुछ थॉट्स लिख दिए जाएंगे, या एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में लिख दिए जाएंगे, कोई पोएट के बारे में बात पकड़ ली जाएगी। तो जब साइकोलॉजिकल थॉट्स आते हैं तो वी बीइंग, बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज नॉट अ गुड इन साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी के रिलेटेड जो है ये रीअरेंजमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज एक बच्चा जो है वो रीडिंग हैबिट में नहीं होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड ऑर्डर आ जाता है, आपको कोई डायलॉग फॉर्मेशन में रीअरेंजमेंट आ जाती है, वो थोड़ा सा इजी रहता है, बिकॉज डायलॉग फॉर्मेशन को समझने में इतनी डिफिकल्टी नहीं आती है। या आपको किसी का सीक्वेंस दे दिया जाता है, सपोज यू आर गोइंग एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में आप एंटर करते हो, एंटर करने के बाद एक आप एनवलप के लिए फर्स्ट काउंटर में जाते हो, फिर आप सेकंड काउंटर में गम लेते हो, तो एक सीक्वेंस ऑर्डर प्रोवाइड किया जाता है, तो ये भी बहुत रेडली जो है इजी रहता है। द मोस्ट प्रॉब्ली अगर रीअरेंजमेंट साइकोलॉजिकल थॉट बताता है वो जरूर डिफिकल्ट रहता है। सो फॉर दिस इज गोइंग टू बी मॉडरेट टू हार्ड, ठीक है, ये इसका लेवल मॉडरेट टू हार्ड का रहता है, बिकॉज मैक्सिमम जो है साइकोलॉजिकल पार्ट ही दिए जाते हैं आपको रीअरेंज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। यस, नेक्स्ट इज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी। आपको सबको पता है आपके पेपर में जो आरसी आता है वो क्या कहते हैं, नॉट सो डिफिकल्ट, नॉट सो इजी, बट इजीली अटेम्प्ट हो जाता है। तो आरसी जो आता है दैट इज अ वेरी गुड पार्ट, बट आरसी में क्या करना होता है बच्चे,
आरसी एक पूरा कंप्लीट पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर आंसर्स पढ़ने के बाद अटेम्प्ट करते हो, ये एक रेडली वे नहीं रहता है आरसी को अटेम्प्ट करने का, बिकॉज आरसी जब बच्चा पढ़ने बैठता है तो वो उसमें टाइम वेस्ट करता है, ठीक है, टाइम वेस्ट करता है, तो टाइम वेस्ट करने में जो बाकी का आपका ग्रामर पार्ट है वो बिल्कुल ही आपसे छूट जाएगा, और वो आप लोगों ने नहीं करना है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आरसी करना है सबसे लास्ट में, बिकॉज जैसे ही सामने पेपर आता है, जब आप आरसी पढ़ने शुरू करते हैं, आप आरसी पढ़ते ही चले जाते हैं और इसमें ये नहीं समझ में आता कि टाइम निकल रहा है। सो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को सबसे पहले ग्रामेटिकल पार्ट करना है, आपका क्लोज टेस्ट हो गया, आपकी क्या कहते हैं रीअरेंजमेंट हो गया, आपकी जो एरर फाइंडिंग एक्सरसाइज है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, वोकैबुलरी है, वो अटेम्प्ट करनी है। आरसी आ जाता है लास्ट पार्ट में। अब आरसी को कैसे करना होता है, द मोस्ट सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग आरसी, डोंट रीड द पैराग्राफ, पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट करना है, उसके ऑप्शंस पढ़नी है, और कहीं ना कहीं एक पैटर्न जरूर फॉलो किया होगा आपके आरसी के लिए। आई जस्ट टेल यू हाउ पैटर्न कैसा फॉलो किया जाता है। आपको आरसी दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपने पढ़ा, तो मैक्सिमम केसेस में क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है आपका वो स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ में ही दिया गया होता है, बिकॉज आपको आरसी के लिए कहीं ना कहीं हाईलाइटेड वर्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी एक पैटर्न होता है, हाईलाइटेड वर्ड्स दे दिए गए हैं, बहुत इजीली जो है आप आरसी का क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको नेक्स्ट लाइंस में, जो पैराग्राफ की जो नेक्स्ट गिवन लाइन होंगी उनमें प्रोवाइडेड होगा, वो भी बहुत इजी रहता है, बहुत इजीली अटेम्प्ट किया जाता है। दिस इज द रीजन कि आरसी को लास्ट में आप अटेम्प्ट कीजिए, बिकॉज इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता है। बस ये है कि बच्चा जो है वो स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ पढ़ने ना बैठे, बिकॉज अगर पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर दिया किसी बच्चे ने तो वो अपना टाइम जो है वो पूरा आरसी में ही वेस्ट करेगा, बाकी का ग्रामर पार्ट जो है वो उसका मूव ऑन कर जाएगा। सो दिस इज द रीजन कि आरसी जो है लास्ट में अटेम्प्ट किया जाए। क्वेश्चन रीड, देन रीड द ऑप्शन, देन गो टू दैट पैराग्राफ, मींस क्वेश्चन नंबर 1 अपर, क्वेश्चन नंबर 2 उसके कुछ नीचे लाइंस होंगी, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन उससे नीचे वाली जो लाइंस गिवन होंगी, और लास्ट में क्वेश्चन जब पुट अप किया जाता है वो कंप्लीट आपके जो अपर क्वेश्चंस हैं उन्हीं में से उसका आंसर जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है। द मोस्ट सिंपलेस्ट पार्ट, आरसी इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, इट इज फ्रॉम इजी टू मॉडरेट लेवल, एवरीवन कैन हैंडल इट इन अ वेरी गुड वे। ओके, नेक्स्ट इज वोकैबुलरी। यस, वोकैबुलरी आपके पेपर में आती है समहाउ नॉट सो डिफिकल्ट, बट समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट, बिकॉज बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप लोगों ने सुने नहीं होते हैं, पढ़े नहीं होते हैं, सो वो कभी कभी डिफिकल्टी बन जाती है, बट यू कैन हैंडल द वोकैबुलरी, बहुत इजी हैंडल हो सकती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्म आता है, डायरेक्ट फॉर्म एक वर्ड दिया गया होता है, उसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, सो वो डायरेक्ट फॉर्म हो जाता है कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपने क्या निकालना है, मीनिंग फाइंड आउट करना है। लेकिन वोकैबुलरी में प्लीज ध्यान रखना, आपको कभी कभी लिखा आता है यू हैव टू गिव द ऑपोजिट, सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स, कभी एंटोनियम वर्ड ना यूज किया होता है, ऑपोजिट वर्ड यूज कर दिया जाता है, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना है कि पेपर को अच्छे से रीड आउट किया जाए, ठीक है। वोकैबुलरी का दूसरा रहता है इन द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। यस, इन द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस में वोकैबुलरी आ जाती है कि एक सेंटेंस गिवन होता है, उसमें एक वर्ड जो हाईलाइटेड वर्ड दिया जाता है, और उसी हाईलाइटेड वर्ड के अगेंस्ट में जो आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि जो वर्ड गिवन है क्या वो सूटेबल वर्ड है उस सेंटेंस के लिए, या आप उसको जो है वो रिप्लेस करना चाहेंगे। सो सेम केस गोज टू हियर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करती हैं, सिंक करती हैं, और लिविंग थिंग्स जो है वो ड्रॉन करती हैं, तो इसी तरीके से जो है वो आपको वोकैबुलरी जो है वो पुटअप की जा सकती है। आपको सेंटेंस फॉर्म में जो वोकैबुलरी आती है वो बहुत इजी होती है, नॉट सो डिफिकल्ट, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है बिकॉज वो एग्जैक्टली वर्ड नहीं फाइंड आउट होते, पर सेंटेंस जो है कभी कभी अपना मीनिंग खुद बता देता है, तो आप बहुत इजीली वोकैबुलरी हैंडल करते हो। वोकैबुलरी हैंडल करने के लिए आपको मीनिंग का पता भी होना जरूरी है, और साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन सा ग्रामर पार्ट लेता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी आपका वर्ड है, अगर एक वर्ड है उसका जो मेन ग्रामर पार्ट है, जैसे वो नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, तो उसका मीनिंग भी सेम ही फॉर्म में निकलता है, ठीक है, तो वो चीज डिफर नहीं करती है। इससे एक चीज तो माइंड में सेट हो जाती है
कि अगर कोई वर्ड है वो एक्शन है तो आपका उसका जो मीनिंग है वो भी एक्शन ही माना जाएगा और कोई नहीं माना जाएगा। दैट इज अ बेसिक थिंग, ठीक है। सो वोकैबुलरी हैंडल करने का भी तरीका है, और वैसे भी यू कैन जस्ट हैव अ लुक टू द वोकैबुलरी ऑन द सेम IBS शिमला में जो आपका वोकैबुलरी बुलेटिन जो स्टार्ट हुआ है, प्लीज उसको हमेशा देखते रहिए। आपको डेली की डेली जो है वो न्यू वोकैबुलरी जो है वो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं। ओके, आगे जो है आपका है इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। अब इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो भी बहुत इजी रहते हैं, बिकॉज अगर वो किस फॉर्म में आपको पूछा जा रहा है पेपर में तो वो बहुत इजी रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्ट विद ऑप्शन गिवन, एक इडियम दिया गया है आपको, उसमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इजी रहता है। जैसे कि आपको एक वर्ड दिया जाता है, जैसे ग्रीन थंब, ठीक है। अब ग्रीन थंब दिया गया है। अब ग्रीन थंब का मतलब पता है क्या होता है? ग्रीन थंब का मतलब होता है कि द पर्सन हु इज हैविंग अ इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। तो ग्रीन थंब दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, सो बहुत इजीली निकाला जाता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, हिंदी के इडियम्स एंड फ्रेजेस और इंग्लिश के में दोनों में फर्क है। हिंदी में जैसे हम स्टेटमेंट को यूज करते हैं कि आज तो तुम 7वें आसमान पर हो, ठीक है, तो हिंदी में 7वें आसमान यूज किया जाता है। इंग्लिश की स्टेटमेंट डिफर कर जाती है, दैट मीन्स यू आर एट द 9 क्लाउड्स, ठीक है। सो इडियम्स एंड फ्रेजेस का एग्जैक्ट मीनिंग होता है आयरॉनिकल। मैक्सिमम केस में आयरॉनिकल मीनिंग निकलता है, और उससे हम मीनिंग जो है वो बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट डायरेक्ट फॉर्म में थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर रहता है, बिकॉज एक वर्ड दिया जाता है, उसका हमने एक मीनिंग निकालना है, और अगर बच्चे को उसकी इंफॉर्मेशन ना हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर हो जाता है। बट सेंटेंस में नहीं होता है, बिकॉज सेंटेंस में बहुत इजीली गिवन होता है। एक सेंटेंस दिया जाता है, साथ में एक इडियम जो है वो इंसर्ट किया जाता है स्टेटमेंट में, और ऑप्शंस गिवन होती हैं। ये सबसे इजी मेथड रहता है अटेम्प्ट करने का इडियम्स एंड फ्रेजेस का। तो idioms and phrases given with the sentence are more easiest than with the direct idioms. Okay, next move on करते हैं। ओके, ये था कंप्लीट आपका पैटर्न कि आपके पेपर्स में क्या क्या आता है, किस फॉर्म में आता है, और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो सिंपल सी बात है, मैंने सिर्फ अभी आपके साथ पैटर्न डिस्कस किया है, ओवरव्यू डिस्कस किया है कैसे करना है। आपके साथ अभी मैं टाइम मैनेजमेंट डिस्कस करूंगी, बट कंप्लीट ग्रामर के लिए हम आपके पास लेके आएंगे कंप्लीट एक स्टार्टिंग जो है पार्ट ऑफ स्पीच का जो सिंगल टॉपिक है उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन, सो दैट कि आपको भी पता लगे कि ग्रामर जो है पेपर्स में कैसे हैंडल की जाती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन सा टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, नाउन में क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउन में क्या इंपॉर्टेंट आता है, आपके सिंटेक्स का जो लेवल है वो कैसा है, ये सारी चीजें जो है वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी आपको। बट फिलहाल के लिए देखते हैं टाइम मैनेजमेंट। ओके, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो है पेपर अटेम्प्ट करने के लिए कितना टाइम जो है वो आपको गिवन होता है, दैट मींस इट्स ओनली 20 मिनट्स। आपके पास 20 मिनट्स का टाइम है। 20 मिनट्स तक अगर आप अपना पेपर बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं, वेल एंड गुड। नहीं कर पाते हैं तो आपको पता है कि आपका पेपर जो है वो नेक्स्ट जो है वो आपको पेपर शिफ्ट हो जाएगा, और वो इंग्लिश का पेपर आपका रह जाएगा। सो वी डोंट वांट दैट दिस शुड हैपन। देखो इंग्लिश का पेपर सबसे स्कोरिंग रहता है, बहुत इजीली जो है वो अटेम्प्ट किया जा सकता है अगर आपको ग्रामर और वोकैबुलरी की इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छी हो, ठीक है। आई हैव गिवन यू द टाइम, किसको कितना टाइम आप अपने पेपर्स में देना है, बिकॉज अगर आप उससे ज्यादा टाइम लगाएंगे तो आप अपना पेपर का कोई ना कोई पार्ट जो है वो छोड़ देंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कुछ पेपर्स में देखा गया है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वैसे तो मैक्सिमम पेपर्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही फर्स्ट पार्ट आता है, बट कुछ पेपर्स में है कि कहीं ना कहीं आपका जो ग्रामेटिकल पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट में आया है, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट पार्ट में ही रहता है। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आपने कब अटेम्प्ट करना है, दैट इज द लास्ट। आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लास्ट में अटेम्प्ट करना है। रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ, बिकॉज बहुत लेंथी होता है, बच्चे उसको पढ़ना ही शुरू कर देते हैं, उसके कारण आपका जो पेपर है वो छूट सकता है, बाकी ग्रामर जो है वो छूट सकती है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए याद रखिए आपने सिर्फ 4 मिनट्स ही देने हैं, इससे ज्यादा आप उस पर दे नहीं सकते, बिकॉज अगर आप देंगे तो बाकी का पेपर जो है वो छूटना शुरू हो जाएगा। 4 मिनट्स आर मोर देन इनफ, बिकॉज हम 20 मिनट्स का पेपर अगर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हमारी पूरी तैयारी है, हम कंप्लीटली अपने आप को तैयार कर चुके हैं कि एक 20 मिनट्स का पेपर हम बहुत रेडली जो है वो हैंडल कर पाए और इजीली अटेम्प्ट कर पाए,
ठीक है। इसके बाद आपको आ जाता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट मैंने आपको बताया आपके पेपर में क्या कहते हैं, इजी टू मॉडरेट वे में आता है, नॉट सो डिफिकल्ट, इतना नहीं आता है, बहुत इजीली आप हैंडल कर सकते हैं। सो क्लोज टेस्ट जो आता है वो आपको हैंडल करना है आपके सिर्फ 3 मिनट्स में। यस, 3 मिनट्स मीन्स 3 मिनट्स, बिकॉज 3 मिनट्स में हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है और हर एक बच्चा जो है बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकता है। सो इट इज फ्रॉम इजी टू मॉडरेट लेवल में आता है, नॉट सो डिफिकल्ट, इजिली। नेक्स्ट है आपका अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस। यस, अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस जो आपको पेपर में आता है, डिफिकल्ट जरूर आता है, बिकॉज अगर अलग पैटर्न में आया या एक साइकोलॉजी किसी की आ गई या कुछ अनवांटेड कुछ वर्ड्स यूज कर दिए गए जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो उसको थोड़ा सा अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। सो उसके लिए आप दे सकते हैं 4 मिनट्स। ठीक है, 4 मिनट्स इज अ वेरी ह्यूज गिवन टाइम। 4 मिनट्स बहुत होते हैं और 4 मिनट्स में आप इसको कर सकते हैं। इन केस अगर आपको लगे कि हाँ मैं 4 मिनट्स में इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकता हूं, तो उस पोर्शन को आप छोड़ के नेक्स्ट अपना ग्रामर हैंडल कर सकते हैं, सो दैट कि अगर आपके पास कोई लास्ट में 1 या 2 मिनट का गैप बचता है तो आप वापस इस पे आ सकते हैं। अरेंजमेंट के लिए 4 मिनट से ऊपर नहीं ग्रांट करना, बिकॉज आपका बाकी का जो पेपर है वो छूटना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज योर फिल इन द ब्लैंक्स। यस, फिल इन द ब्लैंक्स, सिंगल स्पेस फिल इन द ब्लैंक्स हो या डबल स्पेस फिल इन द ब्लैंक्स हो। सिंगल स्पेस होगा तो सिंपल ग्रामर के साथ आएगा, डबल स्पेस आएगा तो आपका वोकैबुलरी ग्रामर दोनों आ सकता है, कॉम्बिनेशन में भी आ सकता है। तो उसके लिए आपने सिर्फ कितने देने हैं, 20 मिनट्स। 20 मिनट्स आर मोर देन इनफ, इसमें और ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। सो अगेन इसका लेवल भी फ्रॉम इजी टू मॉडरेट ही रहता है, नॉट सो डिफिकल्ट, यू कैन हैंडल इट। नेक्स्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस अगेन वही बात है कि अगर नॉर्मल डायरेक्ट फॉर्म में आएगा तो भी इजीली हैंडल किया जाएगा, अगर सेंटेंस फॉर्म में आएगा तो ज्यादा इजीली हैंडल किया जाएगा। तो उसके लिए भी आपने सिर्फ 2 मिनट ही लगाने हैं। हाँ, अगर आप कोशिश कर सकते हैं कि 1 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं, तो अगर 1 मिनट यहाँ से आप खत्म करेंगे तो 1 मिनट आप अपने अरेंजमेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि ईडियम और फ्रेजेस किस अकॉर्डिंग किस लेवल के आपको प्रोवाइड किए गए और कितनी इजीली आप उसको ऑन द स्पॉट समझ सकते हैं। इसके बाद आपकी आ जाती है वोकैबुलरी। आपके पेपर में सिनोनिम और एंटोनियम जरूर पूछा जाता है। इसका भी 2 पैटर्न फॉलो किया जाता है, या तो वोकैबुलरी आपको पैराग्राफ जो कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है वहां से पूछी जाती है, या तो आपको सेपरेटली एक वर्ड दे दिया जाता है, उसकी 4 ऑप्शन दी जाती है। ठीक है, सो वोकैबुलरी के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको 2 मिनट से ज्यादा देना चाहिए, बिकॉज वोकैबुलरी जो है वो आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे अपने पेपर्स के लिए, तो बहुत इजीली जो है इसको हैंडल कर सकते हैं। अगेन नॉट मोर देन 2 मिनट्स। लास्ट है आपके पास एरर फाइंडिंग एक्सरसाइज। एरर फाइंडिंग एक्सरसाइज के लिए आपने अगेन 3 मिनट्स देने हैं। 3 मिनट्स आर मोर देन इनफ, बहुत इजीली हैंडल होता है। रीजन इज कि एरर फाइंडिंग एक्सरसाइज को हैंडल करने के लिए आपको ग्रामर का आना बहुत जरूरी है। जिसको ग्रामर बहुत अच्छे से फुल फ्लेज्ड वे में आती है वो बहुत अच्छे से एरर फाइंडिंग एक्सरसाइज इन अ वेरी सिंपल वे जो है वो हैंडल कर सकता है, बहुत ही इजी रहता है। ग्रामेटिकली स्टेटमेंट हैंडल करना बहुत इजी है, बहुत इजीली कर सकते हो, नो इश्यू इन दैट, बट आपको सिर्फ इसमें 3 मिनट देने हैं, तो ये कंप्लीट सेट बनता है आपके 20 मिनट्स का। सो 20 मिनट्स में अगर आप अपने पेपर को हर एक पोर्शन को अगर इसी अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे तो 20 मिनट्स में आपका कंप्लीट पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप हर एक जो आपका आरसी है, क्लोज टेस्ट है या अरेंजमेंट है, सबके लिए डिस्क्रिप्टिव वे रखिए। आपको पहले जो प्रैक्टिकल सेशन करना है, किस तरीके से आपको उसको हैंडल करना है, क्लोज टेस्ट को कैसे प्रैक्टिस करनी है, ग्रामर को कैसे करना है, बाकी इडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकैबुलरी कैसे करनी है, सो दैट कि अगर आप ऑनगोइंग प्रैक्टिस में रहेंगे तो पेपर के टाइम पे इतना टाइम अगर अपने अपने एक एक चीज को देंगे तो आपका कंप्लीट जो सेट है वो बहुत इजीली हैंडल किया जाएगा, बहुत इजीली कंप्लीट किया जाएगा। ओके, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। ठीक है, बाद में हम ग्रामर भी जो है वो पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे, ग्रामर किस फॉर्म में कौन से टॉपिक्स में ग्रामर दिया जाता है। बट बच्चे क्या करते हैं अपने इस पेपर में, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी। 20 मिनट्स का पेपर है, 20 मिनट्स के पेपर में अगर मैं आपसे बात करूं कि सिंटेक्स है, ठीक है, आप सबको पता है सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सिंटेक्स के केस में क्या है कि आपके पास 50 रूल्स होते हैं सिंटेक्स आपके पास 50 रूल्स होते हैं सिंटेक्स के।
तो 50 रूल्स कहाँ पर 20 मिनट्स के पेपर में रिकॉल करोगे? इट्स नॉट पॉसिबल, बिल्कुल नहीं रिकॉल नहीं किया जाएगा। और सिंटेक्स के जो रूल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो बेसिकली जब आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, वी डू हैव सम ऑफ द ट्रिक्स, ग्रामेटिकल ट्रिक्स हैं हमारे पास, तो हमें ऑन द स्पॉट ट्रिक्स ही यूज करनी होती है, बिकॉज 20 मिनट्स का पेपर, दैट मीन्स हम फुल फ्लेज्ड अपने सामने बुक खोल के नहीं बैठ सकते, ऑब्वियस है। तो कुछ ट्रिक्स जो रहती हैं वो हम यूज करेंगे, वो मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। ओके उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चों को क्वेश्चन जो है वो प्रॉपरली जो है उनको जो रीड आउट है, बच्चे कभी कभी जो है पेपर्स को प्रॉपरली जो है वो रीड आउट ही नहीं कर पाते हैं और अनवांटेडली क्वेश्चन जो है वो हैंडल करते हैं। स्पेशल गोज टू योर अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाता है कि विच वन इज द लास्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 1 ही पूछ लिया गया है कि लास्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो लास्ट स्टेटमेंट को हैंडल करने के लिए आपको सपोज लास्ट स्टेटमेंट नंबर बनता है 6 को बताने के लिए नंबर 5 का पता होना, नंबर 5 को पता होने के लिए 4 3 2 1 का पता होना जरूरी है। तो अनवांटेडली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड सेकंड, आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस के केस में भी ऐसा ही होता है, और वोकैबुलरी में भी, स्पेशली वोकैबुलरी में, बिकॉज वोकैबुलरी में जब आप क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि विच इज द ऑपोजिट, और बच्चे सीक्वेंस ऑर्डर में जो है वो सिनोनिम ही फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो सिनोनिम नहीं, आपको एंटोनियम भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस चीज का जो है वो ध्यान रखना है। क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करना इज मस्ट इन योर पेपर, बिकॉज कंफ्यूजन जरूर क्रिएट की जा सकती है कि क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ा जाए। ओके सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रामेटिकली अगर मैं बात करूं, ग्रामर को हैंडल करने में बात करूं, तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो है हिडन टॉपिक्स को इग्नोर करते हैं। कुछ पेपर्स में ग्रामेटिकल पोर्शन में ये देखा गया, जब आपको एरर फाइंडिंग एक्सरसाइज आती है, बच्चों को लगता है कि टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सिंटेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, prepositions आर वेरी इंपॉर्टेंट, yes they are important, there is no doubt in that, but the most important thing is कि आप आर्टिकल्स का जो मेन टॉपिक है उसे आप हिडन टॉपिक की तरह भूल जाते हैं। एंड हिडन टॉपिक नहीं है, वो बहुत ही कॉर्नर टॉपिक जरूर है, बिकॉज सीक्वेंस ऑर्डर है हमारे पास ग्रामर का, नाउन प्रोनाउन, फिर वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव्स टेंसेस, सॉरी सिंटेक्स, देन टेंसेस स्पीच वॉइस, ये एक सीक्वेंस ऑर्डर टॉपिक है। आर्टिकल जो है वो इन बिटवीन टॉपिक आ जाता है, और मैक्सिमम बच्चे आर्टिकल का टॉपिक इग्नोर करते हैं। और पिछले से पिछले पैटर्न में ये देखा गया है कि आर्टिकल से आपको 2-3 क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं। सो प्लीज हैव अ लुक, आपको कोई भी टॉपिक जो है वो इग्नोर नहीं करना है, या कोई भी ग्रामेटिकल पार्ट जो है वो इग्नोर नहीं करना। स्पेशल रेफरेंस गोज टू योर प्रोनाउंस आल्सो। एम्पैटिक प्रोनाउन इग्नोर होते हैं, एम्पैटिक प्रोनाउंस का बच्चों को नहीं पता होता है, रिफ्लेक्सिव का नहीं पता होता है, रिलेटिव प्रोनाउंस का नहीं पता होता है। वो सोचते हैं कि ये बेस ऑफ द ग्रामर है, बेस ऑफ द ग्रामर नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, टेंसेस इंपॉर्टेंट है, हमारे पास सिंटेक्स इंपॉर्टेंट है, यस दे आर इंपॉर्टेंट, बट आपका बेस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको बेस पता होगा तभी आप सिंटेक्स कर पाओगे, सिंटेक्स पता होगा तो आप टेंसेस फॉलो कर पाओगे। So that is the main reason. Do not ignore any of the hidden topic of your grammar, because hidden part से जो है वो आपको बहुत easily question जो है वो आ सकते हैं पेपर में। So that was a basic thing that I want to discuss with you. Okay, अब मैंने आपके पास 2 पेपर्स जो है इशू, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बात की थी, पेपर पैटर्न 1 पैटर्न 2, तो दिस इज योर फर्स्ट पैटर्न। अब इस पैटर्न में प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस पैटर्न में जैसे आपके पास ये पेपर इशू किया गया है, ठीक है। अब इस पेपर में जैसे ये फर्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, ये आपका कॉम्प्रिहेंशन चल रहा है, कॉम्प्रिहेंशन की बेसिस पे आपको क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं। तो इसमें क्या है, आई जस्ट शो यू नेक्स्ट वन। अब इसमें आप देखिए एक क्वेश्चन आया है, जैसे वो तो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन और ऑप्शन दी गई हैं, तो यहाँ पर एक फ्रेजल फॉर्म में भी एक आया हुआ है क्वेश्चन, देखिए जरा, चूज द वर्ड, यहाँ पर एक बोला गया है चूज द वर्ड, एक सेकंड, choose the word which is most nearly the same in the meaning in the word or the phrase given in the bold as used in the passage. Yes, यहाँ पर पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और ये एक फर्स्ट पैटर्न बनता है जहां पर क्वेश्चन आंसर्स तो पूछे जाते हैं, लेकिन वोकैबुलरी या वर्ड या फ्रेज आपको पैसेज में से भी पूछा जाए तो वो एक फर्स्ट पैटर्न बनाता है, जहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्रिहेंशन से ही निकल के आते हैं। तो इस केस में ये वाला पैटर्न जो है वो फॉलो किया गया। नेक्स्ट आई जस्ट शो यू, ये देखिए अरेंजमेंट जो है, अब इस अरेंजमेंट में विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 7th सेंटेंस, यस 7th सेंटेंस के बारे में पूछा गया है, फर्स्ट के बारे में नहीं पूछा गया। बच्चे का ध्यान ये रहता है कि उसको फर्स्ट पूछा, पहले फर्स्ट आता है
फिर सेकेंड, फिर थर्ड, यस ये सीक्वेंस रहता है, बट क्वेश्चन ऊपर नीचे पूछे जा सकते हैं. सो दिस वन इज योर सेवेंथ. फिर विच वन इज द फर्स्ट, सेवेंथ के बाद सीधा फर्स्ट पूछ लिया गया है, फर्स्ट के बाद सीधा थर्ड पूछा है, थर्ड के बाद फिफ्थ, फिफ्थ के बाद सिक्स. मींस इसमें आपको क्या नहीं पूछा गया, प्लीज हैव अ लुक, इसमें आप लोगों को सेकंड नहीं पूछा गया है. तो सेकंड नहीं पूछा गया है तो आपको तो सीक्वेंस बनाना ही है. उसके बाद सीक्वेंस बनाने के बाद तब आप इस क्वेश्चन को जो है वो इजीली हैंडल कर सकते हैं. सो ये रहता है इसका मेन पार्ट. ओके, ये रहा. साथ में देखो आपको यहाँ पर वोकैबुलरी भी पूछी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं. फिल इन द ब्लैंक्स बहुत अच्छे से पूछे गए हैं विद कंप्लीट, नॉट सो, द वर्ड्स आर नॉट सो डिफिकल्ट, दे आर नॉट सो डिफिकल्ट, यू कैन हैंडल इन अ वेरी गुड वे, बहुत इजी रहता है. ओके, दिस इज द सेकंड पैटर्न. अब सेकंड पैटर्न देखा जाए तो सेकंड पैटर्न में एक पैराग्राफ पूछा गया है, पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं. साथ में जो आपको अदर ग्रामर पार्ट पूछा गया है वो हटके पूछा गया है, वो पैराग्राफ से नहीं लिया गया है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से पैटर्न में पेपर आता है. तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको पैराग्राफ पैटर्न से पेपर आता है तो वो इजी रहता है, बिकॉज हम पैराग्राफ फिर हमें एक ही बार पढ़ना है, उसी पैराग्राफ को पढ़ के हम इजीली जो है अपने आंसर्स जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं. दूसरे पैटर्न में ये रहता है कि हमें पैराग्राफ सेपरेटली करना पड़ेगा. जो एक्सरसाइज पार्ट है, जो ग्रामर एक्सरसाइज पार्ट है, एरर है, क्लोज टेस्ट है, या वो कैबलरी है, वो अलग सेपरेट जो आएगी वो हमें अलग से करनी पड़ती है. सो ये थोड़ा सा डिफर रहता है आपके पैटर्न्स में. ओके, सो ये था आज का डिस्कशन पार्ट. इसके साथ अब नेक्स्ट जो उसमें डिस्कस किया जाएगा, एक एक आपका ग्रामर पार्ट जो है वो डिस्कस किया जाएगा. ओके, सो आप देख सकते हैं पैटर्न जो है वो किस तरीके से आया है और किस तरीके से आपको प्रॉपर जो है वो टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है इस चीज में. सो थैंक यू सो मच, थैंक यू.